सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत और एक खिताब, द किंग ऑफ गुड टाइम्स। हम बात कर रहे हैं विजय माल्या की। एक ऐसा नाम जो एक जमाने में भारत में कामयाबी और कह सकते हैं अय्याशी का दूसरा नाम हुआ करता था। उनकी पार्टियां ऐसी होती थीं कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी शर्मा जाएं। और शौक शौक तो ऐसे थे कि उन्हें पूरा करने में ही एक छोटी मोटी सल्तनत बस जाए। लेकिन कहते हैं ना, आप जितनी तेजी से ऊपर जाते हैं उतने ही जोर से नीचे भी गिर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जिस आदमी के पास सब कुछ था, वो आखिर भारत के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड का चेहरा कैसे बन गया? मतलब कैसे? चलिए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे द किंग ऑफ गुड टाइम्स की, फिर देखेंगे कैसे उन्होंने अपना बियर एम्पायर खड़ा किया। इसके बाद कहानी मुड़ेगी उनकी एयरलाइन की तरफ, जो उनके ईगो पर बनी थी, और फिर कैसे वो सूरज के बहुत करीब उड़ने लगे। हम जानेंगे 9,000 करोड़ के फ्रॉड के बारे में, और आखिर में देखेंगे कि कैसे उनकी विरासत आज भी कटघरे में खड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, द किंग ऑफ गुड टाइम्स। देखिए, विजय माल्या चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। उनके पिता विट्ठल माल्या भारत के शराब उद्योग के बेताज बादशाह थे, और ये पूरा का पूरा साम्राज्य माल्या को विरासत में मिला। जब सिर्फ 28 साल की उम्र में पिता की मौत के बाद बिजनेस की बागडोर उनके हाथों में आई, तो कई लोगों को शक था कि क्या वो इसे संभाल भी पाएंगे। लेकिन माल्या ने न सिर्फ उस साम्राज्य को संभाला, बल्कि उन्होंने किंगफिशर को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने का सपना देख लिया था। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा खंड, बियर साम्राज्य का निर्माण। माल्या, इसमें कोई शक नहीं कि एक कमाल के मार्केटर थे। उन्होंने किंगफिशर को घर घर तक पहुंचाने के लिए एक 3 सूत्रीय रणनीति अपनाई। पहला, उन्होंने भारत के युवाओं को टारगेट किया। दूसरा, बैंगलोर की जो नई नई पब कल्चर शुरू हो रही थी उसका फायदा उठाया। और तीसरा, विज्ञापन पर लगे सरकारी बैन को चकमा देने का एक जबरदस्त तरीका खोज निकाला। ये एक शानदार चाल थी। सरकार ने शराब के विज्ञापनों पर रोक लगा रखी थी, तो माल्या ने क्या किया? उन्होंने किंगफिशर मिनरल वाटर और सोडा के विज्ञापन हर जगह चलवा दिए। नाम किंगफिशर था, तो सबको पता था कि असल में क्या बिक रहा है। ये कानून की आंखों में धूल झोंकने जैसा था, पर यह काम कर गया। और इसके जो नतीजे आए वो हैरान करने वाले थे। एक वक्त ऐसा आया जब भारत में बिकने वाली हर 2 बियर में से एक किंगफिशर होती थी। सोचिए, 50% मार्केट शेयर। ये सिर्फ एक बियर नहीं रह गई थी, ये एक इमोशन बन चुकी थी। लोग दुकान पर जाकर बियर नहीं, किंगफिशर मांगते थे। अब आता है तीसरा खंड, अहंकार पर बनी एक एयरलाइन। लेकिन माल्या के लिए सिर्फ बियर का साम्राज्य काफी नहीं था। वो कुछ और चाहते थे, कुछ ऐसा जो उन्हें शराब के बादशाह के टैग से आजाद करे और समाज में एक सम्मानित उद्योगपति के तौर पर पहचान दिलाए। ये बात सच में सब कुछ कह देती है। माल्या को पैसे से ज्यादा इज्जत की भूख थी, और शायद यही भूख उनके पतन की सबसे बड़ी वजह बनी। और इसी चाहत से जन्म हुआ किंगफिशर एयरलाइंस का। ये सिर्फ एक एयरलाइन नहीं थी, ये एक अनुभव था। आसमान में विलासिता और आराम का एक ऐसा वादा जो हर किसी के लिए था। और यहां से कहानी में एक नया मोड़ आता है। चौथा खंड, सूरज के बहुत करीब उड़ना। जैसा कि पुरानी कहानियों में होता है, जब आप सूरज के बहुत करीब उड़ने लगते हैं तो आपके पंख जल जाते हैं। और किंगफिशर एयरलाइंस के लिए यह पतन बहुत तेज और दर्दनाक साबित हुआ। एक के बाद एक चीजें गलत होती गईं। पहले एक घाटे में चल रही एयरलाइन को खरीदने का फैसला, फिर आई वैश्विक मंदी और बैंकों से लिया गया भारी भरकम कर्ज। ये सब मिलकर एक ऐसा तूफान बन गए जिसमें एयरलाइन का डूबना तय था। और हैरानी की बात यह है कि किंगफिशर एयरलाइंस शुरू से ही पैसे गंवा रही थी। मतलब अपने पहले 18 महीनों में ही कंपनी को 347 करोड़ का घाटा हो चुका था। यह कोई सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल तो बिल्कुल नहीं था। खंड 5, 9,000 करोड़ की धोखाधड़ी। और फिर सच्चाई सामने आने लगी कि यह सिर्फ एक नाकाम बिजनेस की कहानी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी थी। साल 2011 में आई ये कनाडाई रिपोर्ट एक बम की तरह फटी। इसने खुलासा किया कि किंगफिशर एयरलाइंस असल में बैंकों के कर्ज पर जी रही थी, और इस एक रिपोर्ट ने भारत के बैंकिंग और एविएशन सेक्टर में भूचाल ला दिया था। लेकिन इस पूरी कहानी के असली शिकार थे किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारी। उन्हें महीनों तक तनख्वाह नहीं मिली। कई लोगों को अपने परिवार का पेट पालने के लिए संघर्ष करना पड़ा। तस्वीरें सामने आईं जहां एयर होस्टेस हैं यात्रियों को अपना खाना परोस रही थीं, क्योंकि केटरिंग वालों ने पैसे न मिलने की वजह से सप्लाई ही बंद कर दी थी। और सोचिए,
एक तरफ उनके कर्मचारी अपनी सैलरी के लिए तरस रहे थे और दूसरी तरफ माल्या क्या कर रहे थे? अपने 60वें जन्मदिन पर गोवा में करोड़ों रुपए फूंक रहे थे। सिंगर एनरिक इग्लेशियस को बुलाने के लिए $1.5 मिलियन दिए गए। ये कॉन्ट्रास्ट देखिए, इसी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इसके बाद बैंकों ने माल्या को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो कर्ज चुका सकता है लेकिन चुकाना नहीं चाहता। ये एक बहुत ही गंभीर आरोप था। और आखिर में ये सब कुछ इस एक नंबर पर आके टिक जाता है, 9,000 करोड़ रुपए। ये वो पैसा है जो माल्या ने 17 सरकारी बैंकों से उधार लिया था और जिसे उन्होंने कभी वापस नहीं किया। और अब कहानी का आखिरी खंड, मुकदमे पर एक विरासत। जब कानून का शिकंजा कसने लगा तो माल्या भाग गए। वो साल 2016 में भारत छोड़कर चले गए और तब से वो एक भगोड़े की जिंदगी जी रहे हैं। और यही इस कहानी की अंतिम विडंबना है। विजय माल्या आज भी ब्रिटेन में एक शानदार जिंदगी जी रहे हैं, जबकि उनकी एयरलाइन दिवालिया हो चुकी है, उनकी सारी संपत्ति जब्त हो चुकी है और उनके हजारों कर्मचारी आज भी अपने हक के पैसे का इंतजार कर रहे हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि विजय माल्या को हम कैसे याद रखें? क्या वो एक शानदार बिजनेसमैन थे जो बस गलत वक्त पर गलत जगह थे, या फिर ये एयरलाइन शुरू से ही देश के बैंकों को चूना लगाने का एक सोचा समझा प्लान था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास की किताबों में अलग अलग तरीके से लिखा जाएगा।